सत्यप्रकाश जी, ये तो एक सच्चाई है ना कि अब मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको ढक्कन लगाना था, नहीं लगा पा रहे। हमारा लोकल यूनिट है, वो तो प्रेजेंटेशन करेगा ही, पर जनता को तो लग रहा है कि देखिए फिर से लड़ने लगे, इन पे हम क्या भरोसा करें, ये तो पीएम की कुर्सी के लिए भी फिर लड़ेंगे। क्यों ये सब मीटिंग जब होती है तो बात नहीं करते हैं क्या आप लोग? केजरीवाल जी की सुनते नहीं है क्या? अंजना जी, एक छोटा सा बयान किसी का आया और उसके प्रभारी ने उसको खारिज भी किया है। रही बात की इंडिया में, अरे साहब है, एक सेकंड, कल सारे कांग्रेस के नेता एलजी के पास गए थे दिल्ली में कि आप भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद केजरीवाल की जांच कीजिए, इसको छोटा मत बता के उड़ा दीजिए हवा में। आप इस बात को समझिए कि जो नीतीश कुमार जी इस पूरे गठबंधन इंडिया अलायंस की शुरुआत किया, आर्किटेक्ट हैं। हाँ। उन्होंने एक बात पटना में जाकर कही है कि सब ठीक है और सबसे बातचीत होती है, और एक बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है। थोड़ी बहुत असहमति अगर 26 पार्टियों में कहीं कहीं यदा कदा है तो उसको ये नहीं माना जा सकता कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की घमंडिया सरकार के खिलाफ चुनाव 2024 में नहीं लड़ने जा रहा। ये 26 पार्टियों का गठबंधन है, बड़े नेता हैं। वो प्रधानमंत्री बोल के गए ना लाल किला से, डाइवर्सिटी तो इस गठबंधन में, और उस डाइवर्स को पहला बार ये लोकतंत्र में प्रयोग हो रहा है। ऐसा प्रयोग नहीं देखने को मिला कि 26 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी, एक मुद्दा लोकतंत्र और सरकार की जो जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए उस पर मुस्तैद एक साथ खड़ी हुई है। और महाराष्ट्र की बैठक से तस्वीरें और सामने आएंगी। मैं सुधांशु जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा 50% वोट बैंक हमारी इतनी सीटों पर है। सुधांशु जी, पुलवामा का बहुत बड़ा वेव क्रिएट किया था, 303 सीट पे गए थे। शिवसेना अकाली दल क्रिएट किया, एक मिनट, शिवसेना अकाली दल, आपने आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किया था उस पूरे चुनाव में। शिवसेना अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड आज आपके साथ नहीं था, 303 गए थे। सिर्फ 40-50 सीट आपकी घटा देना तो आपकी सरकार तो इस देश में नहीं बनने वाली। और मैं बार बार सीएसडीएस के एक आंकड़े की दुहाई देता हूं कि यदि ये सारी पार्टियां एक मुश्त एक मंच पर खड़ी रही और 1% भी वोट इधर से उधर हो गया, आप 119 पर आ जाएंगे। और एक महान चुनावी विश्लेषक हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी दिख रही है और जो जनता के प्रति लापरवाही दिखी है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, तो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के शाख में दाग तो लगा है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बृजमोहन जी आपके पास आते हुए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया की बैठक, इंडिया विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही है 30 और 1 अक्टूबर को मुंबई में, और अभी एक 30 अगस्त को और 1 सितंबर सॉरी, क्या उस बैठक में अभी से सेंधमारी का काम दे दिया गया है अजित पवार को? क्योंकि यही बताया जा रहा है ना, उद्योगपति के घर में पुणे में जो मीटिंग हुई है शरद पवार जी की अजित पवार जी से, उसमें ऑफर गया है, क्या है उसकी सच्चाई? अंजना जी नमस्कार। देखिए अंजना जी, इस मुद्दे पे तो आदरणीय शरद पवार जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक सामान्य बैठक थी और उसमें इस प्रकार की कोई राजनीति पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस समय सबसे ज्यादा आईएनडीआई की जो मुख्य पार्टी है वो तो कांग्रेस है, और पूरी तौर से कांग्रेस इस समय लाचारी का शिकार है। देखिए लाचारी क्यों मैं बोलता हूं कि आप पार्टी के नेताओं ने ये मांग की थी कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। कि अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है। आज तक कांग्रेस ने, आप पार्टी तो लगातार उनके ऊपर दबाव डाल के अपनी मनमर्जी के सारे काम करा रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस उनसे अपने इस बयान की वापसी नहीं करवा पाई है या इस बयान के लिए माफी नहीं मंगवा पाई है। तो ये पूरा की पूरा जो आईएनडीआई है हम देख रहे हैं, ये पूरी तौर से लाचारी, डर और मजबूरी का शिकार है। अच्छा बृजमोहन जी, अब जो ये ज्ञान चक्षु आपके खुले ही हैं, तो आपने कभी सोचा है कि बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाएं जितने बयान अजित पवार के खिलाफ दिए गए थे? बिल्कुल निश्चित रूप से ये मांगा है, माफी मांगी है। इसका सबसे इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, चक्की पिसिंग पे फडणवीस जी माफी मांग चुके हैं क्या अजित पवार से? ना मैं अंजना जी सुनिए ना, माफी की, इसमें माफी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शरणागत हो गए हैं साहब, आप माफी क्या मंगवाएंगे किसी से? जो शरणागत हो वो माफी मांगता, आप सरेंडर हैं। बीच में मिश्रा जी बोल रहे हैं क्या? बृजमोहन जी बोलिए, थोड़ा सुन लीजिए ना, सत्यप्रकाश जी। अरे नीतीश कुमार विचार मंच मिशन के निकले हैं, थोड़ा सा तो बोलेंगे ही बीच बीच में। हाँ बोलिए। अरे बताइए ना, चक्की पिसिंग पे माफी मंगवा ली क्या आपने फडणवीस जी से?
नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राजनीति में जरूरी नहीं है कि माफी मांगी जाए। कई बार एक्शन से भी पता लगता है जो कहा गया है उसको उन्होंने गलत माना है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आदरणीय अजीत पवार साहब को और हमारे विधायकों को उन्होंने स्वीकार किया। आज हम महाराष्ट्र की कैबिनेट में हैं। इतना तो तय है इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि शरद पवार के कद के नेता के लिए आप सबके मन में खुलकर शक पैदा करने में कामयाब हो गई है अजीत पवार की पार्टी, एनसीपी जो उनका गुट है, और बीजेपी। वरना उस दिन की कल्पना कौन कर सकता था? दुबे जी, नहीं दुबे जी पहले सवाल सुनिए, मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा। आनंद दुबे जी, मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। ब्रिजमोहन जी थोड़ा सा रुक जाइए। हम लोगों ने पैदा नहीं किया ये अविश्वास, आदरणीय शरद पवार साहब के जो साथी है वो पैदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वही पूछती हूँ, जो भी शक पैदा कर रहा हो, लेकिन शक तो पैदा हो गया है। वरना कल्पना कीजिए कि नाना पटोले ये कह रहे कि शरद पवार आए और अपनी लॉयल्टी का, अपनी वफादारी का सबूत पेश करें। ऐसा दिन आ गया है। अब आप हम संजय राउत बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, उनको पक्ष साफ करना चाहिए। शरद पवार की छवि खराब हो रही है। शरद पवार की छवि की चिंता अब आप लोग करेंगे? नहीं। अंजना जी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दै से दयनीय होते जा रही है। जो पार्टी एक जमाने में दावा करती थी अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, वह पार्टी अब 38 दलों का साथ लेकर इस उम्मीद में बैठी है कि कैसे यार 240 और 250 हम पा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी हम समझ सकते हैं, उनको उनकी बेचैनी मुबारक हो। अब आते हैं शरद पवार साहब पर। आदरणीय शरद पवार साहब के पिछले दिनों बीड़ में सभा जो हुई, 700 से ज्यादा गाड़ियां उनको रिसीव करने आती हैं। इस उम्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असली नेता कौन है, ये बीड़ की और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। शरद पवार साहब ने भरे मन से क्या कहा कि आजकल केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ईडी तय करती है कि कौन सा नेता कब बीजेपी ज्वाइन करेगा। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या क्या कटाक्ष नहीं किए मणिपुर को लेकर। तो शरद पवार साहब महागठबंधन के अग्रज हैं, आधार स्तंभ हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमारे मन में एक दुख था। अच्छा, हमने वो दुख उनके सामने नहीं अंजना जी, एक दुख था, हमने वो दुख उनके सामने रखा। बगल में छुरी, बगल में छुरी। अंजना जी, बगल में फूल है, मुंह में राम है तो बगल में उनके लिए फूल है। वो हमारे सम्मानजनक हैं और उन्होंने जिस प्रकार तूफानी दौरा शुरू किया है, नहीं, एक मिनट ब्रिजमोहन जी, जिस प्रकार शरद पवार के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं आप लोगों के नेताओं के, हम समझ सकते हैं कि आपकी पीड़ा क्या है। आपने अजीत दादा पवार को साथ में लिया, जनता साथ में नहीं। एकनाथ शिंदे जी को लिया, जनता साथ में नहीं। आज के डेट में 40 से 42 सीटें, कोई 38 से 42 सीटें इंडिया को दिखा रहा है। तो एनडीए के पास है क्या? जो एनडीए 41 सीटें पाती थी, आज उसके पास 4-5 सीटें महाराष्ट्र में है। कर्नाटका में आपकी स्थिति बहुत ही बेकार है। पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, बिहार में 39 सीटें पाने वाली एनडीए, आज एनडीए के पास वहां पर 5 सीटें नहीं है। तो आप परास्त होने के कगार पर है। यही पीड़ा है जो पीड़ा से आप छटपटा रहे हैं।